नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। मेरे साथ बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी जुड़ रहे हैं। संजय जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्ते संजय जी, हम चर्चा करना चाहते हैं बिहार चर्चा में। देश भर में चर्चा है और बिहार ने एक लाइन खींच दी है, जातियों की गिनती। कहा गया कि सर्वे है, लेकिन माना यह जा रहा है कि एक तरीके से सेंसस ही है, क्योंकि बिहार की पूरी आबादी निकल आई है करीब 13 करोड़ 7 लाख। लेकिन जब बिहार कास्ट सर्वे की रिपोर्ट आई तो नीतीश कुमार और लालू यादव ने यह समझना शुरू कर दिया कि बाजी उनके हाथ लग गई, क्योंकि जिस मौके पर इसे कराया गया, संघर्ष के बाद कराया गया, माना यह जा रहा था, माना यह जा भी रहा है कि 2024 का एक्सरसाइज है लोकसभा चुनाव का। लेकिन कास्ट सर्वे की रिपोर्ट आते ही सियासत शुरू हो गई। सबसे बड़ी जाति हिंदुओं में यादव निकली 14.26%। उम्मीद भी थी सबसे बड़ी जाति यादव ही सामने आएगी। नीतीश कुमार की जाति कुर्मी, देखिए धानुक से अधिक संख्या दिखाई पड़ी, तो उनकी संख्या भी वे भी संतुष्ट है। लेकिन नाराज तबका, आज बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को यह कहना पड़ा कि हम जातियों की संख्या बढ़ा तो नहीं देते, जो है वही बताते। लेकिन नाराजगी का विस्तार देखिए कि सबन तो नाराज हुए ही हुए, और सबन केवल दूसरी पार्टियों के नेता ही नाराज नहीं हुए। जेडीयू के विधायक प्रवक्ता से डॉक्टर संजीव कुमार, जाति से भूमियार, जब उन्होंने भूमियार की आबादी कम देखी, सवर्णों की आबादी कम देखी, तो उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट किया कि जंगल में राजा शेर होता है और शेर गिनती से राजा नहीं बनता है। आज हमने देखा, देखिए विवाद इतना बढ़ते जा रहा है कि जो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच चलाते हैं आशुतोष कुमार, उनके पास या यूं कहें कि साथ साथ करनी सेना वाले भी बैठ गए। नाराजगी, उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी आपने देखी ही। कुशवाहा समाज को उम्मीद थी 7%, लटक गए 4% पर। और तेली समाज की वह भी आपत्ति आप देख रहे हैं। जेडीयू के ही सांसद सुनील कुमार पिंटू ने मोर्चा खोल रखा है। चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि यह घोटाला है, गिनती घोटाला है, गणना घोटाला है। धानुक समाज की बात हम कर लें, जेडीयू के ही प्रगति मेहता सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने अपनी ही पार्टी के सांसद और विधायक जिन्होंने इस रिपोर्ट का समर्थन किया, उन्हें समाज के हित में लताड़ लगाई है। तो ये तमाम सारी आपत्तियां जो है, क्या वह इस बात का संकेत देने लगी है कि जिस सुखद परिणाम के लिए नीतीश कुमार और लालू यादव ने इसे कराया, वह उल्टा दांव दिखने लगा है अब? संजय जी। अरे बिल्कुल, देखिए होता क्या है कि जो तस्वीरें आई हैं, तो जो आपत्तियां हैं लोगों की, वो आपत्तियां ये हैं कि हमारी जाति की जो कई उपजातियां हैं, जो सब कास्ट हैं, उनको फ्रैक्चर्ड करके दिखाया गया, और जो जातियां इनको सूट करती है उनको क्लब करके दिखाया गया, मतलब एक साथ दिखा दिया गया। उनकी उपजातियां भी है तो उनको एक साथ जोड़ दिया गया। ठीक है, वो इनके आपत्ति हैं, और नीतीश कुमार जी ने कहा भी है कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जिनको जहां जो शिकायत होगी वो वहां जाकर के शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और अगर उनकी शिकायत होगी कि वो छूट गए हैं, उनका परिवार छूट गया है, तो उनको फिर से उसमें जोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये तो बात तब आएगी ना जब आप उसको पब्लिश करेंगे। अभी तो मामला कोर्ट में था, कल ही कोर्ट में सुनवाई हुई, और जस्टिस खन्ना ने पूछा कि भाई आपने इस सर्वे रिपोर्ट को अभी इतना जल्दी क्यों प्रकाशित कर दिया। तो उन्होंने कहा कि कोर्ट ने इस पर प्रतिबंध भी तो नहीं लगाई थी, ये भी तो नहीं कहा था कि हाँ इसको प्रकाशित नहीं करना है, तो मैंने इसको प्रकाशित कर दी। और कोर्ट ने फिर कहा कि अगर कोई राज्य सरकार कोई नीतिगत निर्णय लेती है या कोई योजना बनाती है जिसका आधार उसको सर्वे के आधार पर कोई योजना बनानी है, तो कोर्ट उसमें बहुत कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकती है। शुरू में भी कही थी, फिर कही, हालांकि याचिकाकर्ता के आधार पर उन्होंने कहा कि भाई आपको मैं समय देता हूं, 4 सप्ताह का समय, फिर हम अगली सुनवाई आपका करेंगे। लेकिन जो आपत्तियां हैं,
अब जैसे दो जाति का मैं उदाहरण बताता हूं, एक बनिया समाज और एक खास कर करके निषाद समाज। ये दोनों कह रहे हैं कि हमारी जो उपजातियां हैं उनको फ्रैक्चर्ड करके दिखाया गया है, अलग अलग उनकी संख्या बताई गई है, जबकि अगर हमें क्लब कर दिया जाता तो हम शायद हमारी संख्या इतनी होती। सुनील कुमार पिंटू जो जेडीयू के ही सांसद हैं, उनकी तो आपत्ति यही है। मुकेश सहनी लगातार जो इश्तेहार दे रहे हैं वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सारे जो नोनिया है, बिंद है, सब लोग जो हैं वो सब इसी में आते हैं, और अगर उन सारे लोगों को जोड़ दिया जाएगा तो हमारी आबादी इतनी हो जाएगी। कई लोग ये आपत्ति दर्ज कर रहे हैं कि भाई हमें तो गिना ही नहीं गया, हमारे घर तक, हमारे परिवार तक परगणक गए ही नहीं। अगर एक बार गए और वो जाने के बाद जब पूछा गया कि आपके मुखिया कौन है, आपके परिवार के सदस्य कितने हैं, तो किसी ने कुछ लिखा, बाद में वो आए नहीं। तो अगर उनकी शिकायतें हैं, देखिए अगर आपका उद्देश्य पवित्र है, आप इस सर्वे के माध्यम से क्या कराना चाहते हैं? सर्वे के माध्यम से वेलफेयर स्कीम ही तो पहुंचाना चाहते हैं, कल्याणकारी योजनाएं। तो अगर आपने 2,83,00,000 परिवारों की गिनती की, तो जो भी परिवार का डेटा है आपके पास, 13,07,00,000 की आबादी आपके समझ में आई, तो आप उनको बताइए ना, हमने तो गिना, आपके गांव में, वार्ड नंबर में हमने इस तरह से हमारे प्रगणक गए, सुपरवाइजर ने उसको सुपरवाइज किया, तब फिर उस डेटा को डाउनलोड किया गया। अब अगर आपकी आपत्ति है कि आपकी संख्या घटी हुई है या आपके परिवार के लोग छूट गए हैं, जैसे उड़ीसा में भी यह प्रयोग चल रहा है, तो उड़ीसा में ये जिम्मेवारी पंचायतों को दे दी गई है कि हर परिवार का व्यक्ति वो पंचायत में जाए और अपने परिवार के सदस्यों की संख्या वो बताए वहां। तो एक आप भी अगर आपत्ति है लोगों की, अगर वास्तविकता में उनको लगता है कि हमारे परिवार की गिनती नहीं हो पाई, या जातियों को लेकर के ही है कि हमारी जाति की गिनती नहीं हो पाई है, या हमारी जाति की संख्या इतनी होनी चाहिए, हम छूट गए हैं, तो कह रहे हैं ना कि डिस्ट्रिक्ट स्तर पर हम इसके लिए करेंगे, शिकायत केंद्र बनाएंगे और वहां पर जाकर के आप अपनी आपत्ति दर्ज कीजिए और फिर आपके नाम को जोड़ दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो ये शिकायतें तो हैं, लेकिन अगर ऐसा व्यवहारिक नहीं होगा जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, क्या राज्य के मुखिया, चूंकि ये तो राज्य सरकार का अधिकार का पार्ट है, इसमें कोई व्यक्ति के स्तर पर तो कुछ किया नहीं जा सकता है। एजेंसी आपकी थी, प्रगणक जो थे वो आपके शिक्षक थे, जो चाहे वो शाम में जाकर के गिनती किए, चाहे सुबह में जाकर के गिनती किए, परिवार का नाम लिखे, उनकी आर्थिक स्थिति का उन्होंने उस कॉलम में जिक्र किया। तो सवाल वहीं पर जाता है कि लोग कह रहे हैं कि हम छूट गए हैं, हमारे पास तो आए ही नहीं। तो ये अगर आपत्ति है तो इसको क्रॉस चेक करने में सरकार को तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर सरकार क्रॉस चेक नहीं करती है, फिर उनको एंट्री नहीं मिलती है, तो ठीक कह रहे हैं कि इससे तो आपको फायदे की जगह पर नुकसान होगा। उनका गुस्सा होगा कि आप हमारी गिनती करना ही नहीं चाहते हैं, हमको आप इसमें ऐड करना ही नहीं चाहते हैं, या हमारी शिकायत है तो हमारी शिकायत को आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो ये तो एक सवाल है, जिस सवाल की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो चाहे रामबदन राय जी हों, चाहे सुनील कुमार पिंटू हों, सुशील कुमार मोदी जी का भी मैं देख रहा था, वो भी ये बात को बता रहे हैं कि चीजें जो है वो बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं हो पाया है, छूट गए हैं लोग। तो भाई आप एक बार आपने कराया, फिर दोबारा आप करा लीजिए, चूंकि बहुत शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम है, शिक्षक को उसी समय स्कूल भी करना था, 9 बजे के पहले उनको जाकर के परिवार को भी गिनती कर लेनी थी, फिर 4 बजे शाम के बाद और उसके बाद वो कितना ट्रांसपेरेंट रहा, वो डेटा जो वहां से आया, क्या वो सही डेटा डाउनलोड हुआ, नहीं डाउनलोड हुआ, कितने परिवार छूट गए, या ये जो सैंपल सर्वे के तहत कुछ कर लिया गया, जितने भी तरह की आशंकाएं मन में है, आप उन आशंकाओं को दूर करने की तो जिम्मेवारी सरकार की है, और सरकार उसको दूर कर ले। मैं नीतीश कुमार जी के इस बात से सहमत हूं कि उन्होंने कहा कि जिला लेवल पर शिकायत केंद्र हम बनाएंगे, और लोगों की जो आपत्तियां होगी कि मेरे परिवार की गिनती नहीं हो पाई, या मेरे परिवार में इतने सदस्य हैं और इतने ही लोगों का नाम उसमें ऐड किया गया है, हम छूट गए हैं, तो उनको फिर से देखा जाएगा, जोड़ा जाएगा, तो अच्छी बात है। लेकिन जब तक वो जुड़ते नहीं,
जी, संजय जी, हमसे आपकी चर्चा हो रही थी जिसमें आप डेट शीट के हिसाब से बता रहे थे कि जितनी जल्दी में इसे संपन्न कराया गया, उसमें इतनी बड़ी आबादी की गणना व्यावहारिक रूप से संभव भी नहीं थी। राज्य सरकार ने बहुत पैसा खर्च किया है। आज ही हमने अखबारों में पढ़ा कि 200 करोड़ से अधिक रुपए रिलीज कर दिए गए हैं उनके लिए जिन्होंने इस गिनती के काम को पूरा किया है। तो आप कह रहे थे कि व्यावहारिक रूप से भी यह संभव नहीं था और शिकायतें देख ही रहे हैं कि आप कह रहे थे इस तारीख को शुरुआत हुई, इस तारीख को बंद कर दिया गया, इस तारीख को हाईकोर्ट ने रोक दिया और फिर इतने ही दिनों में। तो ये कैसे संभव था? क्या आपको लगता है, आपने तो कई जनसंख्या की गिनती भी देखी है, सेंसस भी देखे हैं, कि सरकार हड़बड़ी में आपको दिखाई नहीं पड़ी कि हाँ मुझे जल्दी कर देना है, मुझे रिपोर्ट प्रकाशित कर देनी है और रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट तो बाद में आनी है, लेकिन जिसका राजनीतिक फायदा पहले मिलना था उससे फायदा उठाने की कोशिश की गई, लेकिन अब उल्टा पता दिख रहा है। नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं। जैसे देखिए, जनवरी में तो जो सरकार थी, वो जनवरी में जी, सरकार तो परिवार ही गिन रही थी कि भाई इतने परिवार हैं, सॉरी मकान गिन जी, रही थी। जी, कहा गया कि 15 अप्रैल से इन्होंने संख्या गिननी शुरू की। 4 मई को पटना हाईकोर्ट रोक लगा देती है। तो जी, भाई 4 मई को जब पटना हाईकोर्ट रोक लगा देती है, तो जो बाहर में जो सरफेस पर चीजें आई, वो आई कि 80% हमने गिनती कर। अगर जी, इतनी कम अवधि में इतनी बड़ी आबादी, जो आपके आंकड़े हैं 13 करोड़ 7 लाख का 80% ही निकाल लिया जाए, तो इतनी जी, गिनती इतनी जल्दी इन्होंने कर ली। कहा जाता है कि 3.25 लाख लोगों को यह जिम्मेवारी दी गई थी। तो क्या जी, 3.25 लाख लोगों ने क्या वो फिगर ले लिया इतनी जल्दी में? जी, ऐसा लगता नहीं है व्यवहारिक तौर पर, चूंकि उनको जी, जिम्मेवारी दे दी गई होगी। बगल वाले घर से उन्होंने पूछा कि भाई बताइए कितने इनके परिवार हैं। अब वो कुछ आंकड़े जी, बताए होंगे, कुछ लोगों ने कहा होगा कि मुझे तो पता ही नहीं है कि इनके परिवार में कितने लोग हैं। लोग होता जी, है क्या कि घर का मुखिया वगैरह को लोग जानते हैं, लेकिन उनके घर में जी, कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, इसका आंकड़ा सही सही बगल वाला कैसे दे पाएगा? तो उसमें चीजें सही बात। छूटती हैं। तो वहां पर लग रहा था कि इतनी कम अवधि में अगर ये दावा किया जा रहा है कि 80% तो सर्वे पूरा हो गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको आदेश दिया कि नव नीतियों को बनाने के लिए अगर कोई सरकार सर्वे कराना चाहती है तो हम उसको रोक नहीं सकते हैं, वो सर्वे करा सकती जी, है। और फिर 2 अक्टूबर के दिन ये सरफेस पर चीजें आ गई। तो टाइम जी, फ्रेम तो बहुत कम दिख रहा है। आपको याद होगा, जब सेंसस ही कराती है सरकार, हर 10 साल पर तो सेंसस जी, होती है। ठीक है कि इसमें कोरोना की वजह से सेंसस नहीं हुआ, तो सेंसस में भी काफी वक्त लगता है, वो चाहे राज्य स्तर का जी, सेंसस हो या राष्ट्र स्तर का सेंसस हो। लेकिन जितना जल्दी और जितना त्वरित गति से डेटा आ गए, सर्वे सामने आ गए, इसमें संभावना है। जी, और कर तो रहा था, मैनुअल ही तो हो रहा था। शिक्षक जो प्रगणक के तौर पर वो घर जा रहे थे, उन घरों को शायद उनको कहा गया था कि एक दिन में आपको 15 से 20 घरों की गिनती करनी है, उनके परिवार के सदस्य की संख्या लिखनी है, उस घर में महिलाएं कितने हैं, बच्चे कितने हैं। मैं देख रहा था कि कुछ जगह पर जब लोग गांव में गए और पूछे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, दोपहर में हम घर पर नहीं थे, महिलाएं थी घर में और महिलाओं बाहर निकली नहीं। प्रगणक गए भी, जी, कुछ पूछना भी चाहे, जानकारी भी लेनी चाहिए, तो महिलाएं, स्वाभाविक है कि कितना भी प्रगति कर जाए, लेकिन महिलाएं उस पर्दे से बाहर निकलना पसंद गांव में आज भी नहीं करती है। वो बाहर निकल करके जी, उस तरह से खुल करके नहीं बोलती है। तो वो बता रहे थे कि नहीं, वो तो महिलाएं निकली ही नहीं और उन्होंने शायद उनको वो नहीं लिखा पाई या नहीं आंकड़ा बता पाई कि हमारे घर में कितने बच्चे हैं, कितने ये हैं। और शाम के वक्त में हम लेट आए तो जानकारी मुझे मिली कि हमारे परिवार की भी गिनती की गई। तो इन आंकड़ों में हो सकता है कि चीजें छुटी होगी। मैं तो कह रहा हूं कि थोड़ा ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, जिनकी भी शिकायत चलिए, है। अब ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, पारदर्शिता की। संजय जी, हम बहुत ईमानदारी से पूछना चाहते हैं, आप तो पटना में रहते हैं और आपके जो रिश्तेदार हैं वो गांव में भी रहते हैं। जब पटना में आप रहते हैं, पटना में आपके घर पर कोई प्रगणक पहुंचा, आपके घर गिनती करने कोई पहुंचा, या आपकी जानकारी आपके ही गांव में जुटा ली गई? आप पूरी ईमानदारी के साथ बताइए कि आपके मेरे घर आया था, मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं,
लेकिन जब सवाल उठ रहा है कि हाँ प्रगणक पहुंचा ही नहीं, गिनती हुई कि नहीं हुई, नाम लिखा गया तो कैसे लिखा गया, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए ना कि आपके घर पहुंचा था क्या? नहीं, मेरे घर में तो पटना में मैं रहता हूँ और ऐसा भी नहीं जी है, लोग आते जाते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन मेरे यहाँ कोई प्रगणक नहीं आए, हमसे पूछने भी नहीं आए थे कि भाई आप जी कौन हैं, आप क्या करते हैं, आपके कितने बच्चे हैं। जी हमसे तो कोई पूछने नहीं जी आया था। तो जब जी हमसे पूछने नहीं आया, ना कहीं मुझसे कोई सिग्नेचर लिया गया, तो मैं अपने बारे में तो बता सकता हूँ कि हमसे कोई पूछने नहीं आया था। रह गई बात जी कि गांव से भी जब मैंने पूछा, जब उस इलाके के लोगों से मैंने बात की, चूंकि मैं सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में मैं रहता हूं, तो मैंने पूछा जी था कि क्या वहां पर प्रगणक सब जगह गए थे। कुछ लोगों ने कहा कि हाँ गए थे। उन्होंने हमारे जी परिवार के बारे में पूछा था। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं गए थे। मैं फिर कह जी रहा हूं कि जिन कारणों से भी वो नहीं जा पाए थे, कई मैं आज रिएक्शन देख रहा था कि लोग कह रहे थे कि भाई अब हर जगह तो सरकार ही नहीं न रहेगी, जिनको जिम्मेवारी दी जाएगी उनकी ईमानदारी पर भी तो भरोसा किया जा सकता है। बिल्कुल, जी आपके पास अगर नोडल एजेंसी वो है तो उन पर बिल्कुल भरोसा किया जाना चाहिए। लेकिन जो छूट गए, जिनकी गलती से भी जी वो छूट गए और वो दावा कर रहे हैं कि हम हैं, हमारा परिवार है, हमारी संख्या ये है, हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो उसमें ये चीजें आती हैं, तो आप उनको ऐड तो कर दीजिए। ठीक है, आपने एक सर्वे का एक जारी कर दिया, लेकिन जो छूट गए हैं उनके लिए तो थोड़ा वक्त दे करके फिर से एक बार, जो परिवार छूट गए हैं, जिनकी आपत्ति रह गई है, उनकी आपत्ति तो ले ली जाए। अब मैं ही अपने बारे में कह रहा हूं कि मैंने कोई सिग्नेचर जी नहीं किया है। होता है ना कि परिवार के जो मुखिया होंगे वो सिग्नेचर करेंगे उस जी फॉर्म पर, बिल्कुल उनसे पूछा जाएगा, फिर वो बताएंगे कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। तो मैं तो रहता हूँ निराला नगर दीघा में, मेरे यहाँ तो कोई नहीं आया, पूछने भी नहीं आया कि हाँ जी आपका आपका नाम मैं एंट्री करना चाहता हूँ, आपके परिवार के सदस्य का नाम एंट्री करना चाहता हूँ। तो हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन तक ये प्रगणक नहीं पहुंच पाए होंगे, उनके एंट्री नहीं हो पाई होगी, तो सरकार को मौका देना चाहिए और मौका दे करके फिर उनको ऐड किया जाना चाहिए। तब जाकर के ये विवाद कहीं ना कहीं से रुकेगा कि भाई अब चीजें जो छूट गई हैं, जिन कारणों से छूट गई हैं, जी अब वहां पर वो नहीं पहुंच पाए, वहां पर उनसे नहीं मिल पाए, वहां पर उनसे नहीं बात कर पाए, वहां पर उनकी एंट्री नहीं जी हुई, तो क्या उनको छोड़ दिया जाएगा? वो बिहार के नागरिक नहीं है, उनका भी तो सर्वे होना चाहिए। अगर सामाजिक आर्थिक स्थिति ही समझना चाहते हैं और कोई वर्ग कोई परिवार छूट गया है तो उसकी एंट्री होनी चाहिए। और अगर नीतीश कुमार जी ने इस तरह की बात की है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फिर से एक बार हम करेंगे, लोग खुद आपत्ति जाकर के जारी करें। उड़ीसा तो ये कर रहा है, उड़ीसा ने तो बिल्कुल बिल्कुल पंचायत लेवल पर ये किया है कि पंचायत जी लेवल पर जाकर करके और आप जो है वो जाकर के अपने परिवार का एंट्री दर्ज कराइए कि आपके परिवार में चलिए मुखिया कौन है, संजय जी सदस्य। उड़ीसा कर रहा है, लेकिन हम एक और चीज समझना चाहते हैं। चलिए गलती का सुधार किया जाना चाहिए। नीतीश कुमार कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक जटिल कार्य होगा, कठिन कार्य होगा, गांव से शहर में जाना, फिर से लाइन में लगना। खैर चलिए, ये सरकारी प्रक्रिया है। हम सामाजिक संघर्ष जो बढ़ रहा है, ये कास्ट सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद, ये एक जेडीयू के विधायक ने ही कहा कि जंगल का राजा शेर होता है और शेर गिनती से राजा नहीं बनता। देखिए फिर दूसरी बात, आज रामबदन राय मेरे स्टूडियो में थे, वे कह रहे थे कि धानुक जो है ताकतवर है। पहले यादवों के साथ लड़े, नीतीश कुमार के साथ इसलिए हुए कि यादवों से मुक्ति मिले, लेकिन अब नीतीश कुमार के साथ भी रहने को तैयार नहीं है क्योंकि उनकी संख्या कम कर दी गई। उनका मानना यह था कि जब 1931 का सेंसस हुआ था तो निश्चित तौर पर कुर्मी अधिक थे, लेकिन जब झारखंड का बंटवारा हो गया तो कुर्मियों की बड़ी आबादी झारखंड में शिफ्ट कर गई और झारखंड के इलाके में धानुक नहीं है। तो अब हम देख रहे हैं कुर्मी कोयरी धानुक जो लवकुश समीकरण बना, यह भी संघर्ष दिख रहा है। तो सामाजिक संघर्ष बढ़ता हुआ दिख रहा है। कल हमारे स्टूडियो में वीरेंद्र कुमार यादव थे, बिहार के जाने माने पत्रकार, जिन्हें हम जातियों का इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। उन्होंने तो एक अलग बात कह दी कि यादवों ने जो कुछ हासिल किया है वह बिहार के भूमिहार राजपूत ब्राह्मण से छीना है, अति पिछड़ों से नहीं छीना है। और सभी को आपत्ति हो रही है तो यादवों के लिए जैसे सवर्णों को, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया है 10%,
वह आरक्षण आप दे दीजिए यादवों को और उस श्रेणी से अलग कर दीजिए। तो ये सामाजिक संघर्ष का जो दायरा बढ़ता जा रहा है, ये तो खतरनाक है ना संजय जी। अब बिल्कुल खतरनाक है। अब दुनिया किस दिशा में बढ़ रही है, देश के जो दक्षिण के राज्य हैं वो किस दिशा में बढ़ रहे हैं, और हम आज भी जातियों के खांचे में ही बंधे हुए हैं। और जातियों के खांचे में बंध करके भी हम लोग कहते हैं कि जिनकी जितनी संख्या भारी, पूरा वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्रोल पर बात कर रहा है, कह रहे हैं कि हम अगर नई चीजों को नियंत्रित करेंगे तो साधन संसाधन तो हमारे पास सीमित है, भौगोलिक सीमा हमारे पास सीमित है, और हम कर क्या पाएंगे। फिर मैं कह रहा हूं कि प्रति व्यक्ति आए, देख लीजिए बिहार बना क्या रहा है, पलायन का दंश तो बिहार झेल ही रहा है ना। क्या रोजगार की कोई व्यवस्था है क्या बिहार में? शिक्षा का जो स्तर है, चिकित्सा का जो स्तर है, वो चीजें देख रहे हैं कि आबादी के अनुपात में क्या वो फैसिलिटेट हो पा रहा है क्या? तो इसीलिए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जो लोग भी थे, उनसे बड़ा राजेंद्र प्रसाद, उनसे बड़ा कोई विजनरी तो नहीं था। अगर लगता कि जातीय सर्वे के आधार पर ही हम योजनाओं को पहुंचाते तो 51 में तो ये बात आई थी ना सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कि आपका सेंसस के साथ जातीय सर्वे करवा लीजिए। माफ करेंगे 1950 में तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का देहांत हो गया था ना, उसके पहले की बात होगी। हाँ, उसके पहले ही बात आई थी कि भाई आप जातीय सर्वे करवा लीजिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा था कि हम किसी भी कीमत पर सामाजिक ताना बाना को टूटने नहीं देंगे। तो सामाजिक ताना बाना को नहीं टूटने देने की बात सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय कर रहे थे कि हम एक हैं, पूरा भारत एक है। हम जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर, यही काम तो अंग्रेजों ने किया कि हमें बांटा और इतना दिन हम पर राज किया। रियासतें क्या थी, बटी हुई थी। इसी का लाभ चाहे जो लोगों ने भी लिया, जितने भी विदेशी आक्रांता आए, जो भारत बटा हुआ था टुकड़ों में, वो टुकड़ों में बटा हुआ भारत का ही तो लाभ लिए। चाहे वो तुर्क आए, मंगोल आए, जैसे कि मुगल आए, अंग्रेज आए, जो लोग भी आए, वो सब लोगों ने तो बटे हुए भारतीय समाज का ही तो फायदा उठाया। और आज भी मैं कह रहा हूं कि बिहारीपन कब दिखेगा? ठीक है, गरीबों की बिहारीपन कब दिखेगा भाई? जब आपके पास साधन संसाधन, दक्षिण के राज्य को देख लीजिए ना, चाहे वो कर्नाटका हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, देख लीजिए उन्होंने अपनी आबादी को कैसे नियंत्रित कर लिया है। जब डेमोग्राफी होगी, महिला आरक्षण की बात हो रही है ना, डेमोग्राफी में तो उन्हीं को ये लग रहा है कि हमने तो अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है, तो लोकसभा क्षेत्र की संख्या अगर बढ़ेगी तो उसमें हमारे हिस्से में तो बहुत कुछ नहीं आएगा। लेकिन जो विकास के आयाम उन्होंने तय किया है, आज हम लोग उस तरफ जाते हैं, हमारे लोग निकलते हैं और उनकी फैक्ट्रियों में काम करने जाते हैं, और वहां से जो पीड़ा और प्रताड़ना लेके बिहार लौटते हैं, उस पीड़ा और प्रताड़ना को सब कोई समझता है। तो आप इनको सर्वे के लिए कि ठीक है, सच्चाई को आप समझिए कि सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किन्हीं को आपत्ति है, और अगर जातियों में बांट करके इस तरह की बात छीनने और देने की बात अगर आप करेंगे और कहेंगे कि नहीं, आपको किनारे लगा दिया जाएगा और हम मजबूत हैं इसलिए हम इतने मजबूती से चीजों को तय करेंगे, तो तनाव तो बढ़ेगा, इससे कहां कोई इनकार कर सकता है। हालांकि बिहार अब आगे निकल चुका है, वो मंडल पार्ट 1 वाली बात नहीं है। अब लोग समझदार हो गए हैं, चीजों को समझते हैं कि इससे कुछ होना नहीं है। अब वो अपने बच्चे को चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, हमारे बच्चे आगे बढ़ें। गरीब से गरीब ठेला चलाने वाला भी चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़े और पढ़ करके दुनिया के किसी भी कोने में अगर उसके पास अपॉर्चुनिटी है तो उसका लाभ ले। वो बिहार में आकर के उस संघर्ष में अपने बच्चों को नहीं फंसाना चाहता है। तो मैं बता रहा हूं कि तनाव की जो बात आप कर रहे हैं, तनाव को तो दूर करने की जिम्मेवारी सरकार की होगी ना। अगर आपत्तियां दर्ज कर रहे हैं, सरकार तो मुखिया है, और जिन जातियों को आपत्ति है कि हमारी संख्या कम गिनी गई है, आप उनकी आपत्ति को दूर कर दीजिए, यह शंका का समाधान हो जाएगा। ठीक है, आप किसी को बढ़ा नहीं सकते हैं, किसी को घटा नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी आपत्ति को सुन करके तो दूर आप कर ही सकते हैं ना। चलिए, तो संजय जी आपत्ति को दूर कर सकते हैं, लेकिन हमने इस कार्यक्रम की आज की डिबेट की शुरुआत इसी बात से की थी कि क्या ये दांव उल्टा पता दिख रहा है
और मैंने यह बात इसलिए कही थी क्योंकि जब पिछड़े और अति पिछड़े दोनों की गणना हुई और जो जनसंख्या दिखाई पड़ी कि 27% पिछड़े और बाकी जो 63% है उसमें अति पिछड़े, तो अति पिछड़े की आबादी ज्यादा हो गई। तो अति पिछड़े कह रहे हैं कि भाई 36% हम हैं और सत्ता इनके पास है, सत्ता में आगे की दावेदारी भी इन्हीं के पास है। पिछले यदि आप जीतन राम मांझी के कार्यकाल को छोड़ दें तो 1990 से लेकर 2023 में आज की तारीख तक तो सत्ता तो इन्हीं के पास रही। तो ईबीसी, अब देखिए बैकवर्ड क्लास और ईबीसी वहां भी संघर्ष दिख रहा है। तो ईबीसी का कहना है कि यदि यही बात सही है कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हमारा पहला स्थान बनता है। तो आपको क्या लगता है कि इस रेस से नीतीश कुमार तो खैर मुख्यमंत्री हैं, अपने कार्यकाल में हैं, आगे क्या करेंगे राजनीतिक फैसला लेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन तेजस्वी यादव की दावेदारी, यदि यह संघर्ष बढ़ा और ईबीसी की आवाज मुखर हो गई, उन्होंने अपनी जमात का नेता ढूंढ लिया, तो परेशानी बढ़ जाएगी। निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। अब उनकी आबादी 36% से कुछ है तो वो अपना नेता क्यों नहीं ढूंढेंगे, उसमें से भी कोई नेतृत्व तो निकलेगा। और जब अगर डेमोक्रेसी में संख्या बल के आधार पर ही चीजें तय होंगी तो ईबीसी की आबादी तो है 36%, वो तो कहेंगे कि अगर संख्या के हिसाब से देखिए तो हमारी संख्या तो भारी पड़ रही। और नेतृत्व का संकट नहीं होता है, नेतृत्व तो पैदा हो जाता है। तो जब नेतृत्व पैदा होगा तो फिर तो वो अपनी भागीदारी, अपनी हिस्सेदारी जो कह लें उसकी बात तो वो करेंगे। और जब वो करेंगे तो फिर वो कहेंगे कि ठीक है, आप तो अपने हिस्से का जो राज्य था उसको भोग लिया, आपको तो मिली सत्ता, दिया गया, इतना से इतना तक का जो कालखंड रहा उसमें तो आपने किया बिहार का, आपने हमारे हितों के लिए क्या किया। और जब आर्थिक सर्वे आएगा ना और सामाजिक सर्वे आएगा तो और तस्वीर खुल करके आएगी कि वह जो 36% की आबादी है वो सामाजिक और आर्थिक तौर पर आज भी कहां खड़े हैं। आज भी उनके पास टूटे हुए मकान हैं, आज भी उनके पास पशुओं की संख्या कम है, आज भी उनके बच्चे जो हैं वो 10th क्लास पास करते करते दम तोड़ दे रहे हैं। तो जब उस सच को समझेंगे तो फिर तो गोलबंद होंगे, और गोलबंद होंगे तो कहेंगे कि हमको भी तो मौका दीजिए, हम नेतृत्व करेंगे, और नेतृत्व करेंगे तो शायद हम अपने समाज का भला कर पाएंगे। तो ये संघर्ष तो होगा, और इस संघर्ष में तो वो चुनौती देंगे उन लोगों को जिन लोगों को लगता है कि नहीं, सत्ता हमेशा हमारे ही इर्द गिर्द होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जी, तो इससे इनकार नहीं किया सकता। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए लोकतंत्र में नेतृत्व तो मिल ही जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि टीना फैक्टर, देयर इज नो अल्टरनेटिव। ये डेमोक्रेसी में नहीं चलता है। जैसे हमने देखा है इसी देश में कि कहा जाता था नेहरू के बाद कौन, इंदिरा गांधी के बाद कौन, वाजपेयी के बाद कौन, लेकिन नेतृत्व तो मिलता चला गया। तो जो लोग ये मुगालते में हैं कि बिहार की सत्ता मेरे ही पास आनी है, उनके लिए एक नया संकट, नई चुनौती, नया नेतृत्व जो सामने आएगा, क्योंकि अब हक की बात होने लगी है और सत्ता की बात होने लगी है। और यह ईबीसी क्लास जो 36% है वह मानने लगा है कि सबसे पहला हक तो मेरा ही बनता है। क्या संजय जी? अरे स्वाभाविक रूप से मानेगा ना भाई, सरकार ने सर्वे कराई, आपने उनकी संख्या बताई, तो मैं तो कह रहा हूं कि थोड़ा इंतजार हम लोग कर लेना कि जरा उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति तो सामने आ जाए। और सामाजिक आर्थिक स्थिति जब आ जाएगी तो चीजें तो खुल जाएगी ना, कि उस जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, आजादी के इतने दिनों से लेकर के अभी तक उन्होंने क्या खोया क्या पाया। तो अगर लगा कि हमारे हिस्से में बहुत कुछ नहीं आया, आज भी हम वहीं खड़े हैं जो हमारी आर्थिक स्थिति, जो सामाजिक स्थिति आजादी के समय थी, आजादी के बाद भी हम वहीं खड़े हैं। तो एक तो कहीं ना कहीं से उनके अंदर में भी तो छटपटाहट होगी कि काश हम सत्ता में होते, सत्ता में हमारी मजबूत हिस्सेदारी होती तो हमारी दशा और दिशा दोनों बदली हुई होती। और अगर हमारी दशा और दिशा नहीं बदली, इसका मतलब है कि कभी हमारे हाथ में नेतृत्व नहीं आया। तो हमें अगर जब नेतृत्व मिलेगा तो वो अपने लोगों को तो ये मैसेज देंगे ना, अपने लोगों को तो कनेक्ट करेंगे ना
कि सत्ता आप तो दीजिए, अब तो आपकी संख्या गिन ली गई, अब तो आप 36% के आंकड़े पर हैं, और आप जब इतने परसेंट के आंकड़े पर हैं तो डेमोक्रेसी तो संख्या बल से ही तय होती है। तो संख्या बल आपके पास है, तो नेतृत्व आपके पास क्यों नहीं रहेगा? नेतृत्व किसी और के पास क्यों? और तब आपको जब नेतृत्व आप हमें देंगे तो अगर हम करेंगे तो बस आपके हितों का ध्यान रखेंगे, और ये होता भी है कि अगर नेतृत्व उसके वो लोग देते हैं तो उनके हितों को इग्नोर नहीं किया जाता है, उनके हितों का ध्यान रखा जाता है। लालू प्रसाद जी के बारे में बोला जाता है ना भाई कि सामाजिक न्याय के बड़े पुरोधा हैं, इन्होंने गरीबों को आवाज दी। वो भी तो कहेंगे कि आपकी आवाज जो अभी तक दबी हुई है, आपकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में अभी भी वो चेतना नहीं आई है और आप वहीं के वहीं खड़े हैं, तो हमको नेतृत्व दीजिए, हम आपके तस्वीर को बेहतर बना के दिखाएंगे। तो नेतृत्व का संकट नहीं रहेगा, वो तो नेतृत्व उनको मिल जाएगा। लेकिन अगर एकजुट हो गए और एकजुट होकर के अगर ताकत उन्होंने दिखा दी, तो आप ठीक कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में बिहार की तस्वीर कुछ और दिखेगी, कुछ अलग दिखेगी। चलिए, तो तस्वीर अलग दिखेगी और इस बहस पर हम आगे भी बने रहेंगे, क्योंकि अभी चर्चा में सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश में बिहार कास्ट सर्वे की चर्चा हो रही है। तो आप हमारे साथ जुड़े संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखा है तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।